नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे और इस वक्त आप देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर का कानूनी एपिसोड। जी हां, सवाल वही पुराना लेकिन जवाब है नया। मैं बात कर रहा हूं MTF, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी की। अब जब इस विषय की मैंने जांच की कि MTF किस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, भारतीय निवेशकों के लिए लगातार खतरे का सबब बन रहा है, खतरे की घंटी बन रही है, 1,10,000 करोड़ का टाइम बम किसी भी वक्त फटने वाला है, तो मैंने पाया ऐसे 5 सवाल जिसका उत्तर सेबी को देना चाहिए। लेकिन मसला तो यह है कि ये 5 सवाल सेबी से पूछने को कोई तैयार ही नहीं। तो आइए हम आपकी आवाज में आवाज मिलाकर आज सेबी से ये 5 सवाल पूछते हैं आम निवेशकों के हित में, रिटेल इन्वेस्टर्स के सुरक्षा के लिए, जिसकी बात तो सब कोई करता है, जिसके लिए कानून है, लेकिन सुध कोई भी नहीं लेता है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने कुछ कमेंट्स किए, धन्यवाद आपका। सर, मेरी मार्जिन कॉल आ गई है, ब्रोकर ने बिना बताए सेल कर दिया। ये मेरे पिछले वीडियो के कुछ लाइव कमेंट्स आए हैं, कुछ लाइव कॉल आए हैं, कुछ लोगों ने मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेजा है। मैं एक एक करके इन सवालों का जवाब देने का प्रयास इस वीडियो में करता हूं। और अगर आपने इस विषय में आप नए हैं, ये एपिसोड पहली बार देख रहे हैं, तो पिछला वीडियो MTF का टाइम बम आप देख लीजिए, जो इसी चैनल पर मौजूद है। तो सवाल है, सर मेरी मार्जिन कॉल आ गई है, ब्रोकर ने बिना बताए सेल कर दिया। सर क्या सेबी अब हमारी सुनेगी? सर मेरी एग्रीमेंट में क्या लिखा है मुझे खुद ही नहीं पता। और यह सुनकर मुझे यह वीडियो इसी विषय पर दूसरा पार्ट 2 कह लीजिए, अपने आप में इंडिपेंडेंट वीडियो है, बनाने का विचार आया और मैंने इसको बनाना जरूरी समझा। पार्ट 1 में हमने बताया कि पूरा का पूरा सिस्टम किस तरह से फेल है, टूटा हुआ है, और पार्ट 2 में हम उसी सिस्टम को खुलेआम चैलेंज करने जा रहे हैं। खुलेआम चैलेंज करेंगे 5 सवाल जो सेबी से कोई नहीं पूछता है। आज हम पूछेंगे आपके लिए यहां इसी चैनल पर MTF का वो पन्ना जिसको आप एग्रीमेंट का पन्ना कहते हैं, जो ब्रोकर चाहता है आप बिना लिखे पढ़े साइन कर दीजिए। आपने MTF एग्रीमेंट साइन किया था, कितने पेजेस थे? 20, 30, 40, 50, और आपने पढ़ा कितना? आपने तो अपने ब्रोकर पे यकीन करके पन्ने को साइन कर दिया। तो आज आइए मैं उस 50 पन्ने में 5 क्लाउज की बात करूंगा जो हर MTF में कॉमन होते हैं, और वो 5 क्लाउज जो हर इन्वेस्टर के खिलाफ होते हैं। आप अपनी सुरक्षा खुद ही ब्रोकर के हाथ में, अपनी मौत का जिम्मा खुद ही ब्रोकर के हाथ में अपनी जान सौंप के आते हैं, और फिर आप बाद में कहते हैं कि ब्रोकर ने ये कर दिया, ब्रोकर ने वो कर दिया। क्लाउज नंबर 1, ब्रोकर आपसे लिखवा चुका होता है राइट टू सेल विदाउट नोटिस। एग्रीमेंट में लिखा है ब्रोकर को यह अधिकार है कि मार्जिन शॉर्ट फॉल होने पर वह बिना प्रायर नोटिस के आपकी पोजीशन लिक्विडेट कर सकता है। यह क्लाउज लीगल है, लेकिन इसे एक्चुअल डिस्क्लोजर एडुकेट तरीके से जो होना चाहिए वो नहीं होता, नहीं बताया जाता, नहीं किया जाता। क्लाउज नंबर 2, मार्क टू मार्केट डेली। आपकी पोजीशन हर दिन रीवैल्यूड होती है, अगर वैल्यू गिरी उसी दिन मार्जिन कॉल आ गया। यह रिटेल इन्वेस्टर को कभी भी क्लियरली नहीं समझाया जाता कि भैया
आपने मार्क टू मार्केट डेली के क्लाउज पे साइन किया है, वैल्यू गिरी, आपको कॉल आएगा, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। क्लाउज नंबर 3, इंटरेस्ट रेट रिविजन्स एट ब्रोकर्स डिस्क्रेशन। वन वे एमटीएफ पे जो एग्रीड इंटरेस्ट रेट है वो ब्रोकर कभी भी चेंज कर सकता है। इसके लिए आपको वह नोटिस देगा, लेकिन नोटिस पीरियड ज्यादा से ज्यादा 7 दिन का होता है या फिर इससे भी कम। अब इस कम अल्प अवधि में आप कहां से नए मार्जिन मनी की व्यवस्था करेंगे, नए फंड की व्यवस्था करेंगे? मजबूरन वो आपको पहले से ही 25% का इंटरेस्ट रेट है, अब आपको वो उसको ज़्यादा जो भी लगाना है वो लगाएगा, या कभी आपका अकाउंट लेने के लिए उसने कम रेट ऑफर कर दिया होगा आपको, तो अब वो देखेगा कि आप उसके कुचक्र में, उसके जाल में उलझ चुके हैं, तो अब वो रेट बढ़ा देगा। क्लाउज नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्स मेजर इंक्लूड्स मार्केट वॉलेटिलिटी। कुछ एग्रीमेंट में मार्केट क्रैश को फोर्स मेजर में इंक्लूड कर लिया गया। फोर्स मेजर प्राकृतिक आपदा के लिए है, यानी आपके एग्रीमेंट में अगर फोर्स मेजर क्लाउज में मार्केट क्रैश इंक्लूड है तो इसका मतलब हुआ कि ब्रोकर की लायबिलिटी तो सुरक्षित हो गई, लिमिटेड हो गई। कब? खास करके तब जब आपको इसकी भारी जरूरत थी। क्लाउज 5 बात करता है कि आपके सिविल कोर्ट जाने के राइट खत्म हैं, सिर्फ आर्बिट्रेशन के जरिए ही आपका डिस्प्यूट हैंडल होगा, आप सिविल कोर्ट डायरेक्टली नहीं जा सकते। और ये आर्बिट्रेटर सोल अपॉइंटेड बाय द ब्रोकर होगा, अर्थात उसका इंटरनल मैकेनिज्म होगा, फिर वो एक्सचेंज का आर्बिट्रेशन होगा, और वह लगातार आपके केस को डिले करता रहेगा और ब्रोकर को टाइम देता रहेगा। सिविल कोर्ट आप जा नहीं सकते, अर्थात डिस्प्यूट की अवस्था में भी जो स्केल है इट इज टिप्ड इन द फेवर ऑफ द ब्रोकर। आप फंस जाएंगे, फंसे रहेंगे, आप कुछ नहीं कर पाए। अब ये सारे के सारे 5 क्लाउज लीगल हैं। सिर्फ समस्या क्या है कि आपको बताया नहीं जाता है, ये प्रॉपर्ली डिस्क्लोज नहीं किया जाता है और मिस सेलिंग की जाती है। अब आगे चलते हैं कि इन सारी अवस्थाओं में आप थोड़े स्मार्ट हैं, थोड़े पढ़े लिखे हैं, थोड़े कानून को समझते हैं, हमारा चैनल देखते हैं और चैनल देखते हैं, तो आपने तय किया कि मैं कंप्लेन फाइल करूंगा। आपने कंप्लेन फाइल कर दी, उस कंप्लेन का निष्पादन या निपटारा कितने टाइम फ्रेम में होगा इसकी बात कहीं नहीं की गई। पार्ट 1 में मैंने कहा था कि अगर आपको शिकायत है तो सेबी के स्कोर्स पोर्टल पर आप जाके कंप्लेन करो, लेकिन वहां कंप्लेन करने के बाद क्या होता है यह कोई नहीं बताता। आइए एक नजर मारते हैं। तो पहले दिन आप रजिस्ट्रेशन करते हैं scores.sebi.gov.in पर, मैं डिस्क्रिप्शन में यह लिंक दे दूंगा। पैन नंबर से आप रजिस्टर्ड करते हैं, कंप्लेन कैटेगरी स्टॉक ब्राउजर, मार्जिन ट्रेडिंग चुनते हैं। स्टेप 2, ब्रोकर को 1 से 3 दिन के अंदर नोटिस होता है। सेबी कंप्लेन को ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड करती है। ब्रोकर को 21 दिन का समय होता है कि वो रिस्पॉन्ड करे। स्टेप नंबर 3, 21 दिन के बाद सेबी ब्रोकर के रिस्पॉन्ड को रिव्यू करती है, और अगर उसे ब्रोकर का जवाब संतोषजनक नहीं लगता है तो सेबी बीच में आती है। आपको ईमेल पर लगातार अपडेट मिलता रहता है। स्टेप नंबर 4, अगर इसके बाद भी आपका कंप्लेन रिजॉल्व नहीं हुआ तो आप एस्केलेशन पे जाते हैं। 30 दिन में अगर आपका कंप्लेन रिजॉल्व नहीं होता है तो आप एक्सचेंज इन्वेस्टर ग्रीवांसेस, जो सेकंड अपीलेट अथॉरिटी कह लें यहाँ पे, या सेकंड ग्रीवांस रिडरेशल अथॉरिटी है, वहाँ पे इसको एस्केलेट करते हैं। एनएससी का मामला हो या बीएससी का,
दोनों का अपना अलग अलग मैकेनिज्म है। स्टेप नंबर 5, अब अगर यहां भी आपकी सुनवाई नहीं हुई, यहां भी आपको न्याय नहीं मिला, तो आप आर्बिट्रेशन एक्सचेंज लेवल पे इन्वोक करते हैं। फाइलिंग फीस एक्सचेंज आर्बिट्रेशन नॉर्मल है, और यहां से जो भी अवार्ड होगा वो बाइंडिंग है। इसमें 3 से 4 महीने का वक्त आपको लगता है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में जीतने के लिए जो शर्त है कि आप पूरे प्रोसेस का रिटन रिकॉर्ड रखिए, स्क्रीनशॉट रखिए, ईमेल रखिए, एक्नॉलेजमेंट नंबर रखिए, यही आपके काम आने वाला है, यही आपका एविडेंस है। अब इतनी लंबी चौड़ी कानूनी प्रक्रिया वही लोग फॉलो कर पाते हैं जिनसे पास समय है, ज्ञान है, और बिना इसके फॉलो किए हुए आपका केस स्ट्रांग नहीं होता है। और फिर लोग ऊब कर, पछता कर, पैनिक में प्रोसेस को छोड़ देते हैं, तो फिर यहां पे ब्रोकर का जीतना लाजिम है। अब ये जो 1.1 लाख करोड़ की रकम फिलहाल जो इस वक्त मार्केट में इन्वेस्टेड है, वो लगातार बढ़ रहा है, इसका साइज बढ़ा है। मैं पहले 1.1 लाख करोड़ की बात करता था, अब आप कहेंगे ये नंबर आप कहां से लाए वकील साहब? तो साहब, ये नंबर सेबी के क्वार्टरली डाटा से आया है, जो एक्सचेंज वाइज MTF आउटस्टैंडिंग पब्लिश करती है सेबी, वहां से आया है। यह पब्लिकली अवेलेबल डाटा है, इसलिए इस पे कोई सवाल आप नहीं उठा सकते, या कोई मैंने कहीं से चमत्कार नहीं किया है, कोई स्कूप स्टोरी नहीं बनाई है, कोई लीक डाटा नहीं है, कोई र्यूमर नहीं है। और यह नंबर है, और यह नंबर लगातार बढ़ा ही है। क्यों? क्योंकि जब मार्केट थोड़ी रिकवर करती है तो नए रिटेल इन्वेस्टर इसमें इंटर करते हैं, MTF लेते हैं, लेवरेज बढ़ता है, और साइकिल रिपीट होती रहती है। इसे डूम लूप भी कहते हैं। और इस डूम लूप में एक और डायमेंशन है जिसके बारे में मैंने पार्ट 1 में नहीं बताया था, चर्चा नहीं करी थी। वो जो डायमेंशन है प्लेज शेयर का फैक्टर। कई इन्वेस्टर ने अपने एग्जिस्टिंग शेयर को प्लेज करके MTF लिया है, यानी MTF की पोजीशन गिरी तो वो प्लेज शेयर भी रिस्क में अपने आप आ गए। एक लॉस एक जगह हुआ, लेकिन उसका प्रभाव 2 जगह हो रहा है, दोहरी मार पड़ रही है। डबल इंपैक्ट के फैक्टर से आपको गुजरना होगा। यह वह लेयर है जो एग्रीगेट डाटा में नहीं दिखता है, यह छुपा हुआ लेयर है, लेकिन इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए तो यह कैटास्ट्रॉफ है, खत्म है उसके लिए सब कुछ। अब इन सारी स्थितियों में सवाल उठता है कि सब कुछ जानते समझते हुए पूरी दुनिया क्या कर रही है, सेबी क्या कर रही है, RBI क्या कर रही है, कोर्ट क्या कर रही है। कोर्ट, जैसा कि आप जानते हैं, स्वतः संज्ञान नहीं लेती, किसी न किसी व्यक्ति को आगे आना होगा, PIL लगाना होगा। कोर्ट अवसर मिलने पर सेबी पे पहले भी सख्त हुई है, उसको घेरा है, और फिर अगर कोर्ट के सामने यह विषय लाया जाए तो मुझे पूरा यकीन है कि कोर्ट सेबी को घेरेगी। पार्ट 1 में, पिछले एपिसोड में मैंने कहा था यह PIL का ग्राउंड है। और सवाल यह है कि अभी मैंने कोई पोर्टल चेक नहीं किया है किसी कोर्ट का, कोई ना कोई व्यक्ति मेरी तरह सोच रहा होगा जो PIL फाइल कर सकता है, या इस विषय पर PIL फाइल हो सकती है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, किस आधार पे कह रहा हूं कि ये PIL का विषय है, ग्राउंड सॉलिड है, PIL फाइल हो सकती है? तो इसके लिए हम कुछ प्रेसिडेंट देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी वर्सेस सहारा 2012 में क्लियरली कहा था कि सेबी रेगुलेटरी पावर एक्सटेंड टू प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर्स इवन बियॉन्ड ट्रेडिशनल सिक्योरिटीज
और इनएक्शन ऑफ सेबी चैलेंजेबल है। अर्थात इस सेबी वर्सेस सहारा में सेबी की यही चूक ने इन्वेस्टरों को अपना पैसा गंवाने दिया। इसलिए उस विषय पर जजमेंट देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई सेबी का यह दायित्व है, रेगुलेटरी पावर है, वह इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सटेंड हो सकती है, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के अलावा भी उसके आगे जा सकती है। इमेंस पावर दे रखी है सेबीज एक्ट में। राकेश अग्रवाल वर्सेस सेबी में भी यह स्थापित हुआ कि सेबी का जो अपना मंतव्य है, जो डिस्क्रिशन है, वो एब्सोल्यूट नहीं है। इट इज ओपन टू जुडिशियल रिव्यू। और फिर फ्रैंकलिन टेम्पलेटेन मैटर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन में डायरेक्ट इंटरवेंशन किया था, सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया था, कोई पीआईएल नहीं लगी थी। तो ये तीनों पैटर्न, सेबी वर्सेस सहारा, राकेश अग्रवाल वर्सेस सेबी और फ्रैंकलिन टेम्पलेटेन मैटर जो सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया था, यह बताता है कि जब सिस्टम रिटेल इन्वेस्टर का हार्म करता है और यह बात डाटा के द्वारा प्रमाणित होती है, रेगुलेटर का इनएक्शन डॉक्यूमेंटेड है, तो सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करता है। जरूरत है तो उस दरवाजे पर दस्तक देने की। जहां तक एमटीएफ क्राइसिस का सवाल है, तो ये तीनों कंडीशंस जिसकी बात मैंने अभी ऊपर करी, वो बिल्कुल इस एमटीएफ क्राइसिस में लागू होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। जरूरत है कुछ लोगों को आगे आकर एक वेल ड्राफ्टेड पीआईएल जो सेबी की सेक्शन 11 की ड्यूटी को, डॉक्यूमेंटेड सिस्टमेटिक रिस्क को और रिटेल इन्वेस्टर्स के हार्म को कनेक्ट करे, तो यह मेंटेनेबल हो सकता है, आर्गू किया जा सकता है और यह समय की मांग हो सकती है। यह अपने आप में एक जीता हुआ केस है। अगर हम प्रेसिडेंट को आधार लें, डेविड ने गोलियत को हराया और आप भी सेबी को हरा सकते हैं। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।